नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे साल 2021-22 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आवंटित बजट की। बताएंगे क्या है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ऑटिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में राष्ट्र को सक्षम बनाने वाला बजट। कोरोना संकट को देखते हुए स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में बजट पर दिया गया जोर। एरो इंडिया शो 2021 में दिखी आत्मनिर्भर भारत की झलक। एरोस्पेस और एरोनॉटिक्स में भारतीय क्षमता के सफल प्रदर्शन के साथ एरो इंडिया शो का समापन। पहला स्वदेशी ऑटिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं के शोध से अब कम उम्र में ही ऑटिज्म की हो सकेगी पहचान। और CSIR CDRI का कौशल विकास कार्यक्रम। 15 फरवरी से शुरू हो रहे हैं पैथोलॉजी और फार्मा क्षेत्र में करियर बनाने वाले 2 सीमित अवधि पाठ्यक्रम। 1 फरवरी को आगामी वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। कोरोना संकट में बीते वर्ष को देखते हुए यह बजट आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला बजट कहा जा रहा है। इस बजट में साल 2021-22 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगभग 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आइए जानते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किस क्षेत्र को बजट का कितना हिस्सा मिलेगा और किस तरह की योजनाओं को बल मिलेगा। I present the budget for the year 2021-2022. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2021-22 के लिए देश का बजट पेश कर दिया। लगभग 35 लाख करोड़ के इस बजट में उन तमाम मुद्दों को छूने की कोशिश की गई जो कोरोना काल के चलते नुकसान का कारण बने। इस बजट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 20% की बढ़ोतरी की गई है। विज्ञान मंत्रालय को इस बार 14,793.66 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ताकि वैज्ञानिक गति से देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता रहे। बजट में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को अलग से 1,897.13 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को इस बार 6,067.39 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 3,502.37 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को 5,224.27 करोड़ रुपए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए दिए गए हैं। मौजूदा बजट से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास को गतिशील बनाए रखने के लिए कई मदों में राशि आवंटित की गई है, जिनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लगभग 25 स्वायत्त संस्थान शामिल है। विज्ञान के इन शैक्षणिक, अनुसंधान और नीति संस्थानों को सहायता के लिए 1,488 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो देश में सभी तरह की अनुसंधान व्यवस्था को मजबूत करेगी और देश की प्राथमिक जरूरतों पर ध्यान केंद्रित होगा। अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 13,949.9 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में नवगठित न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड शामिल है, जल्द अपने सार्वजनिक मिशन को शुरू कर रहा है। दूसरा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का है, जिसके इसी वित्तीय वर्ष में लॉन्च किए जाने का लक्ष्य है। भारत के ब्लू इकोनॉमी मिशन को बल देने के लिए गहरे सागर मिशन के लिए बजट में अलग से 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो अगले 5 साल में सागर के जैविक और गैर जैविक संसाधनों का दोहन करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण पर खर्च किए जाएंगे। बजट 2021-22 में निवारक स्वास्थ्य, उपचारात्मक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 137% की वृद्धि करते हुए कुल 2,23,846 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान 2 के तहत शहरी अपशिष्ट जल शोधन और कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक उपयोग में कमी आदि कार्यक्रमों को बल मिलेगा।
कोरोना टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। न्यूमोकोकल वैक्सीन को पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष होने वाली बाल मृत्यु दर में कमी आएगी। देश की 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 42 शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2,217 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत की सामरिक ताकत के प्रदर्शन के साथ एरो इंडिया शो 2021 का समापन हो गया। 3 से 5 फरवरी तक चले एशिया के इस सबसे बड़े एरो शो में आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिली। भारत की ओर से जहां स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस और नई पीढ़ी के हेलीकॉप्टर्स ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, वहीं कई विदेशी कंपनियों ने भी शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर DRDO ने अपनी क्षमताओं पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की। एरो इंडिया शो पर एक रिपोर्ट। भारत की विशाल क्षमता का प्रदर्शन करने वाले एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो का 13वां संस्करण 5 फरवरी को संपन्न हो गया। 3 फरवरी को बेंगलुरु के यलहंका वायु स्टेशन पर तीनों भारतीय सेना अध्यक्षों की मौजूदगी में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस आयोजन का शुभारंभ किया। कोरोना संकट के चलते इस बार दर्शकों की संख्या सीमित करते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म की भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें घर बैठे लोग भारत के गौरव का आनंद ले सकें। ये दुनिया का पहला हाइब्रिड एरोस्पेस शो रहा। एरो इंडिया शो 2021 में भारतीय रक्षा सामर्थ्य के साथ आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिली। भारत अपने लोगों और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए किसी भी दुस्साह का मुकाबला करने और हराने के लिए तैयार है, सतर्क है। भाइयों और बहनों, इस दिशा में हमारे संकल्प को हमारी बढ़ती रक्षा क्षमता द्वारा दर्शाया जा रहा है। एरो इंडिया 2021 इसी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। एरो इंडिया में सेमिनार सेक्शन आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी मजबूत करेगा। आत्मनिर्भर भारत। एरो इंडिया शो में एक बार फिर स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने बाजी मारी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित इस बहुउद्देशीय सुपरसोनिक विमान के लिए भारत सरकार ने 83 तेजस विमान खरीदने का सौदा किया है। 48,000 करोड़ के इस सौदे से जहां स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को बल मिलेगा, वहीं भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। 48,000 करोड़ की ये परियोजना स्वदेशी एरोस्पेस उद्योग के लिए एक बड़ी परियोजना है। मुझे लगता है कि ये भारतीय रक्षा उद्योग के दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव लाएगी। वायुसेना के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। हमने प्रारंभिक LCA के संपूर्ण क्लियरेंस से सबक सीखा है और अब मार्क 1A के साथ हम हथियार, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता के मामले में बेहतर लड़ाकू क्षमता को लक्षित कर रहे हैं। हम जिस उच्च क्षमता की तलाश कर रहे हैं वो अब होने जा रहा है। एरो इंडिया शो 2021 में 600 से ज्यादा प्रदर्शक शामिल हुए। सूर्य किरण और सारंग हेलीकॉप्टर ने एरोबैटिक प्रदर्शन किया। इसके अलावा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस शो के द्वारा भारतीय सेनाओं में एरोस्पेस प्रौद्योगिकी विकास और सामर्थ्य देखने को मिला। इस मौके पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था, जिसमें भविष्य की प्रौद्योगिकी और 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट और अन्य हवाई वाहनों के मॉडल्स को दर्शाया गया। इनमें सुपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम भी शामिल हैं। आपको बता दें, एरोस्पेस और विमानन उद्योग को वैश्विक मंच देने के लिए रक्षा मंत्रालय के रक्षा प्रदर्शनी संगठन द्वारा 1996 में एरो इंडिया शो की शुरुआत की गई थी, जो हर 2 साल में बेंगलुरु के यलहंका वायु स्टेशन पर आयोजित किया जाता है। इस उड्डयन प्रदर्शनी द्वारा भारतीय एरोस्पेस और विमानन उद्योग अपने उत्पादों के संभावित खरीदारों से मिलते हैं। ज्ञान विज्ञान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, अभी वापस लौटते हैं।
क्या आप जानते हैं कि वृद्धावस्था में कौन सा सामाजिक सुरक्षा अधिनियम आय सुरक्षा को बढ़ावा देता है? आपके विकल्प हैं ए. पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम सन 2013, बी. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, सी. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम सन 2008 और डी. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972। सही जवाब देखिए आज रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। ऑटिज्म एक ऐसा मस्तिष्क विकार है जिसका अब तक कोई संपूर्ण इलाज नहीं खोजा जा सका है। इस रोग के साथ जीने का एक ही तरीका है कि इस रोग से ग्रसित बच्चों को शुरू से प्रशिक्षित किया जाए, लेकिन आमतौर पर इस रोग की जानकारी होने में देर हो जाती है। अब आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसकी मदद से 3 साल की उम्र में ही ऑटिज्म की संभावना का पता लगाया जा सकता है। अगर कोई बच्चा अपना नाम सुनकर भी रिएक्ट ना करता हो, आंख मिलाने से कतराता हो, उसके व्यवहार में चीजों को दोहराने की प्रवृत्ति दिखाई दे, उसे कोई बात जल्दी समझ ना आए, खुद में मगन रहता हो और दूसरे बच्चों से ज्यादा घुलता मिलता ना हो, तो हो सकता है कि वो ऑटिज्म नाम की बीमारी का शिकार हो रहा हो। ऑटिज्म या स्वलीनता ऐसा मस्तिष्क विकार है जो मस्तिष्क के विकास को धीमा कर देता है या रोक देता है। एक अनुमान के मुताबिक हर 100 में से एक व्यक्ति ऑटिज्म से प्रभावित है, लेकिन अभी तक इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं खोजा जा सका है। आमतौर पर ग्रसित बच्चों में ये लक्षण 3 साल या इससे पहले शुरू हो जाते हैं, लेकिन इनकी पहचान करने में देरी हो जाती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों की टीम ने अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो 3 साल के बच्चों में भी ऑटिज्म की संभावना की पहचान कर सकता है। इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि उन छोटे छोटे जगहों पर जहाँ के एक्सपर्ट्स नहीं हैं जो ऑटिज्म को डिटेक्ट कर सके, उन छोटे शहरों में भी माँ बाप खुद से अपने बच्चों के रोज़मर्रा की जो गतिविधि है उसको अपने मोबाइल कैमरे पर वो रिकॉर्ड कर सकें और ये पता कर सके कि क्या ऑटिज्म की संभावना है उनके बच्चे में। इन बच्चों में आप देखेंगे कि अगर आप इस तरह से XY कोऑर्डिनेट बनाएं तो थोड़ा सा इनका जो गला है वो एक तरफ झुका हुआ रहता है। दूसरी तरफ ये कि ये अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा ये मैनिपुलेशन करते हैं, तो कुछ ग्रॉस मोटर मूवमेंट है और कुछ फाइन मसल मूवमेंट है। तो इन्हीं ग्रॉस और फाइन मस्कुलर मूवमेंट के आधार पर ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि बच्चे को ऑटिज्म की समस्या है या नहीं है। आईआईटी कानपुर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं ने 3 से 7 साल के बच्चों के व्यवहार का अध्ययन कर उसके आधार पर एक मॉडल सॉफ्टवेयर तैयार किया, जिसमें खुद अभिभावक अपने बच्चों के व्यवहार को मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड कर उसे सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर सकते हैं। बच्चे में ये रोग है या आगे रोग की संभावना है, सॉफ्टवेयर इसकी जानकारी दे देगा। वर्तमान की जो स्थिति है वो ये कि क्लिनिक्स में 6 साल से कम उम्र में आप डिटेक्ट नहीं करते हैं बच्चों को, और जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतना अर्ली इंटरवेंशन होगा, और पहला 6 साल बच्चे के लिए बहुत क्रूशियल है उसके न्यूरल डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोगों ने 3 साल से 7 साल के बीच के बच्चों के पर यह अध्ययन किया था। तो अभी तक तो 3 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको आप बड़ी आसानी से घर में वो जो भी प्रतिक्रिया करते हैं आप केवल उनको मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड करें, जिसमें कि उनके चलने, उनके बोलने, उनके हाथ से चीज़ों को पकड़ने, पैर के मूवमेंट रिकॉर्ड हो, और बस सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि ऑटिज्म की संभावना आपके बच्चे में है या नहीं है। और अगर सॉफ्टवेयर आपसे ये बताता है कि संभावना है, तो आपके पास अब एक रीज़न है, एक कारण है कि आप विशेषज्ञ के पास जाएं और आगे की जांच कराएं और आगे की जो भी संभावना है, इलाज की संभावना है, वो आप शुरू कर दें। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के माँ बाप की सही काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, ताकि वो बच्चे की जरूरत को समझ सकें और उसको रोजमर्रा के कामों के लिए प्रशिक्षित कर सकें।
IIT कानपुर का ये शोध सही समय पर रोग की पहचान कर इन गतिविधियों को जल्द शुरू करने में मददगार हो सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हमेशा प्रशिक्षित मानव संसाधन की जरूरत रहती है। लखनऊ स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान अपने कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा ऐसे ही कुशल मानव संसाधन का विकास करता है। 15 फरवरी से संस्थान के ऐसे 2 पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों द्वारा अभ्यर्थी पैथोलॉजी और औषधि डिजाइन जैसे क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। एक रिपोर्ट। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI अपने अनुसंधान और औषधि निर्माण से राष्ट्र को इस क्षेत्र में मजबूत करता आया है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों के लिए सटीक दवाइयाँ विकसित करने और कैंसर आदि गंभीर रोगों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। औषधि अनुसंधान और विकास के साथ साथ ये संस्थान स्वास्थ्य सेवाओं और फार्मा क्षेत्र की जरूरतों के लिए कुशल मानव संसाधन भी तैयार कर रहा है। साल 2017 में CDRI ने कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके अंतर्गत कई तरह के कम अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स कराए जा रहे हैं, जिनमें उन्नत स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक, औषधि डिजाइन और विकास के लिए कंप्यूटेशनल दृष्टिकोण, संयंत्र प्रमाणीकरण, फाइटोकेमिकल निष्कर्षण, हर्बल उत्पादों का निर्माण और HPLC विश्लेषण, फार्मास्यूटिकल उत्पाद विकास और गुणवत्ता नियंत्रण, प्रयोगशाला जानवरों की देखभाल और प्रायोगिक तकनीकों का प्रबंधन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पर उन्नत पाठ्यक्रम, बायोमेडिकल अनुप्रयोगों के लिए पैथोलॉजिकल उपकरण एवं तकनीक पाठ्यक्रम शामिल हैं। 12 से 6 सप्ताह की अवधि के इन कौशल विकास कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं से लेकर परास्नातक विद्यार्थी प्रवेश लेकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। CDRI 2 पाठ्यक्रमों बायोमेडिकल अनुप्रयोगों के लिए पैथोलॉजिकल उपकरण एवं तकनीक और औषधि डिजाइन और विकास के लिए कंप्यूटेशनल दृष्टिकोण का अगला सत्र 15 फरवरी 2021 से शुरू करने जा रहा है। बायोमेडिकल अनुप्रयोगों के लिए पैथोलॉजिकल उपकरण एवं तकनीक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम बुनियादी पैथोलॉजी तकनीक पर आधारित है, जिसमें अभ्यर्थियों को पैथोलॉजिकल या नैदानिक प्रयोगशाला में काम करना, रक्त आदि नमूने लेना, इंजेक्शन लगाना, नैदानिक परीक्षण करना एवं अन्य आवश्यक स्किल्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम के लिए विज्ञान विषयों के साथ न्यूनतम 12वीं पास होना अनिवार्य है। ये कोर्स कर अभ्यर्थी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेहतर रोजगार पा सकते हैं। 15 फरवरी से शुरू हो रहा CDRI का दूसरा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम औषधि डिजाइन और विकास के लिए कंप्यूटेशनल दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत औषधि, फार्मुलेशन, एग्रोकेमिकल्स और आणविक सामग्री के विकास में दक्षता, फार्मा उद्योग में गुणवत्ता और जोखिम मूल्यांकन, औषधि अनुसंधान में सांख्यिकीय तकनीकों और सूचना विज्ञान अनुप्रयोगों के सिद्धांत आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम के लिए विज्ञान विषयों के साथ स्नातक या परास्नातक एवं कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान आवश्यक है। इस प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थी फार्मा कंपनियों में रोजगार पा सकते हैं। कोरोना संकट के दौरान सबसे ज्यादा बोझ स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा, जिसको देखते हुए नैदानिक परीक्षणों से लेकर औषधि निर्माण तक इस क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की जरूरत बढ़ी है। ऐसे में CSIR CDRI के ये कौशल विकास कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाओं में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। वहीं युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में मदद कर सकते हैं। ज्ञान विज्ञान में वक्त है एक और ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी वापस लौटते हैं।
सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के यहाँ हुआ। विक्रम संवत के मुताबिक गुरु गोविंद सिंह का जन्म पौष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को 1723 को हुआ था। सिख समुदाय के बीच गुरु गोविंद सिंह के जन्म उत्सव को गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। अपने पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद 11 नवंबर 1675 को वे गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि और आध्यात्मिक गुरु थे। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने अपने 5 शिष्यों को लेकर खालसा पंथ की स्थापना की। सिख समुदाय में ये घटना काफी पवित्र मानी जाती है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब की रचना को पूरा किया और इसे गुरु के रूप में सुशोभित किया। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों की जानकारी। 1 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की बैटरी अपग्रेड करने के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस वॉक किया। अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद नासा के अभियान 64 की टीम में से माइक हॉकिंस और विक्टर ग्लोवर को ये काम करना था। सभी सुरक्षात्मक मानकों के साथ पहले दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को स्टेशन के अंदर तैयार किया गया। आपको बता दें, अंतरिक्ष स्टेशन की बैटरी अपग्रेड परियोजना 4 साल पहले शुरू की गई थी। इससे पहले 27 जनवरी को तैयारियों के तौर पर स्पेस वॉक की गई थी। तैयारियां पूरी होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार सुबह 7 बजे दोनों अंतरिक्ष यात्री क्वेस्ट एयरलॉक से बाहर निकले। इस स्पेस वॉक के दौरान आखिरी लिथियम आयन बैटरी लगाने के अलावा एक एडॉप्टर प्लेट और 3 बाहरी कैमरे स्थापित करने जैसे कई काम पूरे किए गए। इस पूरे अभियान में 5 घंटे 20 मिनट का समय लगा, जिसके साथ ही अंतरिक्ष स्टेशन की पुरानी निकेल हाइड्रोजन बैटरियों को बदलने का काम पूरा किया गया। आपको बता दें, हॉकिंस की ये चौथी और ग्लोवर की दूसरी स्पेस वॉक थी। 30 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर 2021 के राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण दिवस की शुरुआत की, जिसके बाद 31 जनवरी को पहले दिन देश भर में लगभग 89 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इस काम के लिए करीब 7 लाख बूथों पर लगभग 12 लाख टीकाकरण कार्यकर्ता और 1.8 लाख पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे। इस अभियान में कोविड-19 महामारी को देखते हुए सभी गाइडलाइंस का भी ध्यान रखा गया। इससे पहले आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्षों से पोलियो मुक्त राष्ट्र का दर्जा बनाए रखा है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें, भारत में पोलियो का अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को सामने आया था। हालांकि पड़ोसी देशों से पोलियो वायरस के देश में दोबारा आने की संभावना को देखते हुए लगातार सतर्कता बरती जा रही है। हाल ही में CSIR के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CMERI ने भीड़ नियंत्रण वाहनों के 3 नवीन उत्तम स्वदेशी डिजाइनों का प्रदर्शन किया। इन वाहनों में हाइट एडजस्टेबल फ्रंट पैनल के साथ सुरक्षात्मक फ्रंट शील्ड, सभी तरह के स्प्रे और आंसू गैस प्रणाली लगाई गई। ये वाहन GPS ट्रैकर और नेविगेटर जैसी अत्याधुनिक नवीन तकनीक से लैस हैं, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की मदद करेंगे। दुर्गापुर स्थित CSIR की ये प्रयोगशाला यांत्रिकी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुकी है। CMERI ने भारत में स्वदेशी ट्रैक्टर विकास में क्रांति ला दी थी। खासकर छोटे आकार के ट्रैक्टर्स ने मध्यम और छोटे किसानों के कृषि कार्यों को काफी आसान कर दिया। कोरोना महामारी के दौरान भी इस संस्थान ने वाहन सैनिटाइजेशन जैसी तकनीक विकसित कर कोरोना से निपटने में काफी सहयोग किया है। भारत की नवीन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति को लेकर लगातार चल रहे परामर्श के तहत 1 फरवरी को चौथे दौर की नीति चर्चा आयोजित की गई। ऑनलाइन हुई इस बैठक में प्रौद्योगिकी, पेटेंट
और जमीनी स्तर पर नवाचार करने वालों के लिए बौद्धिक संपदा के नियमों पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल वैज्ञानिकों, विचारकों, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों ने प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण की आवश्यकता, आयुष जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली पर ध्यान दिए जाने, ग्रामीण विषयों पर भी विस्तार से बातचीत की। ये पहली बार है जब STIP नीति का मसौदा तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों, हितधारकों और केंद्र सरकार के 82 विभागों के साथ परामर्श किया गया है। STIP के मसौदे को 31 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था। ज्ञान विज्ञान में आज बस इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।